ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टेप किया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमने देखा कि कंपाउंड की फिजिकल स्टेट क्या है। तो फिजिकल स्टेट हमने मेंशन कर दिया कि वेदर इट इज सॉलिड और लिक्विड। आर यू एबल टू हियर मी? ठीक। दूसरा फिर हम देखते हैं कलर। कलर में भी आप लिख सकते हो पर्टिकुलर, अगर आपको कोई कलर दिख रहा है कंपाउंड का। सपोज करिए आपको नाइट्रोबेंजीन गिवन है, नाइट्रोबेंजीन लिक्विड हो गया ऊपर और यहाँ पे आपका कलर आ रहा है उसका येलो, तो आपने लिख दिया पेल येलो। ठीक है। और अगर कलरलेस है, जैसे एसीटोन दिया हुआ है या कोई और कंपाउंड है जो कि कलरलेस है, तो आप वहां पे लिख दोगे कलरलेस। वाइट कलर है तो वाइट लिख दोगे, वट एवर कलर यू आर हैविंग देन यू कैन मेंशन इट हियर। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे बेंजेल्डिहाइड और नाइट्रोबेंजीन, आप दोनों में कंफ्यूज है कि बेंजेल्डिहाइड हो सकता है या नाइट्रोबेंजीन हो सकता है, तो आपको पता चल जाएगा पेल येलो कलर है, इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन के चांसेस ज़्यादा हैं और बेंजेल्डिहाइड के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है इट हैज़ द पेल येलो कलर। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो फिर आता है ऑर्डर। सम कंपाउंड्स हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है कुछ कंपाउंड्स की, तो उसके बेसिस पे भी हमें आइडिया लग जाता है। तो हम चाहें तो स्मेल करना चाहें कर सकते हैं, बट दूर से स्मेल करना होता है, बहुत ज़्यादा इनहेल नहीं करना है कभी भी किसी कंपाउंड की स्मेल को, है ना। तो आप अदरवाइज आपको नहीं पता चल रहा है तो आप छोड़ सकते हो इसको, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आपको देखने से पता चल रहे हो तो आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज द फ्लेम टेस्ट। ये फ्लेम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेम टेस्ट से हमें क्या पता चल जाता है कि हमें जो गिवन कंपाउंड है एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई यूजिंग दिस टेस्ट। फ्लेम टेस्ट से हम क्या पता कर सकते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम द एलिफेटिक कंपाउंड्स। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे पहले तो ये समझ लो, फिर मैं बताऊंगा आपको कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं सूटी फ्लेम क्यों देते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड्स नॉन सूटी फ्लेम क्यों देते हैं। सूटी और नॉन सूटी फ्लेम, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दें, इफ यू विल बर्न दैट इन फ्लेम, then you will either get the सूटी flame or you will get the non सूटी flame। एक सेकेंड रुक जाइए, ओजस बाहर निकल यहाँ से, बाहर जा, क्लास चल रही, जा इसको भी करने दो, ये भी क्लास कर रही है, मैं भी क्लास कर रहा हूँ, जाके वहाँ खेल, तू तो उधर जाके कर ले क्लास, जा आना मत अब यहाँ दोबारा, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ बीच में। तो मैंने आपको बताई वी हैव टू टाइप ऑफ फ्लेम्स, इट मे बी सूटी फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम। अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन है हम उसको बंसन बर्नर जो हमारी लैब में होते हैं, अगर उसमें बर्न करें कंपाउंड को, अगर हम कंपाउंड को बर्न करते हैं तो इट मे बर्न विद सूटी फ्लेम और इट मे बर्न विद नॉन सूटी फ्लेम। अब दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें, कौन सी सूटी फ्लेम होती है और कौन सी नॉन सूटी होती है। कभी आपने टायर को बर्न होते हुए देखा है? टायर बर्न करता है जब आपने देखा है, देन यू कैन इजिली विजुअलाइज द ब्लैक सूट कमिंग आउट ऑफ दैट फ्लेम। दिखता है ना, एक ब्लैक सूट निकलता है। अगर इस तरह का ब्लैक सूट, हाँ ब्लैक सूट निकलता है, अगर आपको ब्लैक फ्यूम्स आ रही हैं बिल्कुल ब्लैक, तो इसका मतलब होती है सूटी फ्लेम। और अगर कंपाउंड सूटी फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है तो इसका मतलब कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो सकता है। इट्स नॉट 100% श्योर, बट in most of the cases it will be a aromatic compound, it will be an aromatic compound। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसा क्लोरोफॉर्म में भी होता है, ऑल्दो क्लोरोफॉर्म इज एलिफेटिक कंपाउंड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। और नॉन सूटी कौन सी होती है, जिसमें आपके कोई सूट नहीं निकलेगा।
कोई ब्लैक कलर का सूट नहीं निकलेगा, देन यू कैन इजिली conclude it as it may be a aliphatic compound। तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें ब्लैक सूट क्यों निकलता है और एलिफेटिक कंपाउंड्स में क्यों नहीं निकलता? तो इसका रीजन होता है हाइड्रोजन कंटेंट। तो आपको पता है ना कि जो बेटर फ्यूल होता है वो कौन सा फ्यूल होता है? विच हैज मोर हाइड्रोजन कंटेंट। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन कंटेंट होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल बेटर होता है, कोई भी फ्यूल है। तो आप जब कंपेयर करते हो, जैसे हमारे पास एलपीजी गैस होती है, हम किचन में एलपीजी गैस यूज करते हैं, क्या सूटी फ्लेम के साथ बर्न करती है? नहीं करती ना। क्यों नहीं करती? कंपोजिशन क्या है उसका? प्रोपेन ब्यूटेन, मेनली यही होता है, प्रोपेन ब्यूटेन, ऑल आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है। अब आप देखो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन दोनों को कंपेयर करो। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, C6H6 होता है, और साइक्लोहेक्सेन क्या है? C6H12 एलिफेटिक कंपाउंड है। तो आप बताओ कौन से में हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा है? बेंजीन में हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा है या फिर साइक्लोहेक्सेन में? साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा है। तो हमारे हिसाब से कौन सा फ्यूल बेटर होना चाहिए? अगर हम एज ए फ्यूल यूज करें बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन दोनों को करें तो कौन सा बेटर होगा? साइक्लोहेक्सेन, बिकॉज इट हैज मोर हाइड्रोजन कंटेंट। और सूटी फ्लेम के साथ कौन सा बर्न करना चाहिए? जिसमें हाइड्रोजन कंटेंट कम हो और कार्बन कंटेंट ज्यादा हो। तो बेंजीन में कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, तो कैसे बर्न करेगा? विद सूटी फ्लेम। और जो साइक्लोहेक्सेन है इट हैज मोर हाइड्रोजन कंटेंट एंड लेस कार्बन कंटेंट, सो इट विल बर्न विद नॉन सूटी फ्लेम। तो आप इस तरह से आप जनरलाइज कर सकते हैं कि जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन कंटेंट कम होता है बिकॉज दे आर अनसैचुरेटेड इन नेचर, सो दे विल बर्न विद द सूटी फ्लेम। क्लियर टू एवरीवन? तो एक बहुत अच्छा हमें आइडिया लग गया, क्योंकि हम अब आराम से हमारे कंपाउंड्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि हमारा बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, हमें लग रहा है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप तो है उसमें प्रेजेंट, अब ये बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है और एसिटाल्डिहाइड भी हो सकता है। तो हमें कहाँ से हेल्प मिलेगी? फ्लेम टेस्ट से। तो फ्लेम टेस्ट हमें इजीली बता देगा कि आपका सूटी फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है तो इसका मतलब बेंजल्डिहाइड हो सकता है, और अगर नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है तो एसिटाल्डिहाइड हो सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको काम आएंगी। इसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है, दिस इज द सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट है? देखो कोई भी कंपाउंड होता है उसका एक नेचर होता है। नेचर क्या होता है? इट मे बी एसिडिक, इट मे बी बेसिक, और कंपाउंड में बी ए न्यूट्रल कंपाउंड। एम आई राइट? तीन टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती है कंपाउंड की, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो हमें कंपाउंड को सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड का नेचर क्या है। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, क्यों करें ये सब? बेनिफिट ये होगा कि आप आपके पास बेंजोइक एसिड है, ठीक है, और एक आपके पास कोई एमीन कंपाउंड है, एनिलीन है और एक बेंजोइक एसिड है। दोनों का जब आप सॉल्युबिलिटी टेस्ट चेक करोगे तो बेंजोइक एसिड विल शो द एसिडिक बिहेवियर, तो एसिडिक प्रॉपर्टी आएगी उसकी, और एनिलीन विल शो द बेसिक बिहेवियर। तो हम इजीली कह सकते हैं कि हमें अगर दोनों में कंफ्यूजन हो तो हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी टेस्ट कि हमारा कौन सा कंपाउंड या प्रोबेबल कंपाउंड हो सकता है। एम आई राइट? तो परफॉर्म कैसे करते हैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि बच्चे इसमें हमेशा गलती करते हैं इस टेस्ट को करने में। तो सबसे पहले आप नीचे का सब भूल जाओ, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें कंपाउंड को लेना है और उसको वाटर में डिजोल्व करना एट रूम टेम्परेचर, नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड। क्या करना है?
कंपाउंड को वाटर के अंदर डिजोल्व करना है। आपने टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड लिया, उसको वाटर में डिजोल्व करना है। एक और चीज मैं आपको पहले बता देता हूं इसमें, व्हेनेवर वी आर डूइंग कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन, then we are doing this a qualitative analysis, not the quantitative analysis. So what is the basic difference between the qualitative and quantitative analysis? Quantitative analysis में quantity will be important, ठीक है। तो क्वांटिटी हमें मेजर करनी होती है और क्वालिटेटिव में हमें क्वालिटी मेजर करनी होती है। सो क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ क्वालिटी देखनी। क्वालिटी कैसे, जैसे कलर चेंजेस हमारे जो होंगे वो सब हमें ऑब्जर्व करने। एंड सो दिस इज द माइक्रो एनालिसिस हम लोग करते हैं। जब कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो माइक्रो एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब हमें बहुत कम क्वांटिटी के साथ में सारी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है, सारे टेस्ट हमें करने होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी के साथ में करने होते हैं। देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ वेइंग द कंपाउंड, कंपाउंड को बार बार जाके आपको वे नहीं करना है। और हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वी परफॉर्म दैट इन टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब आपने देखी है, टेस्ट ट्यूब का साइज छोटा होता है, और एक होती है बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब हैज द बिगर साइज। तो हमें टेस्ट करने के लिए बॉइलिंग ट्यूब, कोई बीकर, ठीक है, या फिर कोई कॉनिकल फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, ये सब यूज नहीं करने। हम टेस्ट किस में परफॉर्म करते हैं, टेस्ट ट्यूब में, ये जरूर ध्यान रखना। तो जब भी आप करोगे यहाँ इसका मतलब है कंपाउंड प्लस वाटर, कंपाउंड अमाउंट ये मत देखने लग जाना कितना अमाउंट लेना है, सिर्फ आपको एक पिंच, बहुत थोड़ा सा कंपाउंड आपको लेना है, उसमें थोड़ा वाटर डाल देना है। जब आप कंपाउंड में थोड़ा वाटर डालोगे तो हमें चेक करना है कि ये सॉल्युबल है या नहीं, सॉल्युबल है या मिसिबल है। अगर आपका लिक्विड था कंपाउंड, उसमें वाटर डालोगे तो वो मिसिबल होगा। मिसिबल मतलब देयर विल बी नो लेयर फॉर्मेशन। इमिसिबल कब होता है, जब आपने, जैसे आप ऑयल में अगर वाटर डालोगे, ऑयल इज ऑल्सो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। तब जब ऑयल में अगर आप वाटर डालोगे यू विल गेट 2 लेयर्स, तो आपका क्या हो गया कंपाउंड, इमिसिबल, इमिसिबल, ठीक है। और जैसे आपका अल्कोहल है, अल्कोहल में पानी डालते हैं तो सॉल्युबल हो जाता है, ये पता है ना सबको, अल्कोहल में पानी डालते हैं तो मिसिबल होता है, कोई कंफ्यूजन है, ये तो पता ही होगा, पता है ना। हाँ, बस ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्कोहल में पानी डालते हैं तो मिसिबल हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल में पानी डालेंगे तो मिसिबल होगा, तो हम लिखेंगे मिसिबल। अब जैसे आपको सपोज करो कुछ सॉलिड कंपाउंड गिवन है, पानी डाला तो कंपाउंड क्या होगा, उसमें सॉल्युबल होगा या फिर इनसॉल्युबल होगा। तो हमें नोट करना है कि कंपाउंड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, मिसिबल है या फिर इमिसिबल है, ये हमें रिकॉर्ड करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्युबल और मिसिबल। अगर कंपाउंड सॉल्युबल और मिसिबल है, ठीक है, तभी हम आगे ये लिटमस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, लिटमस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और अगर कंपाउंड आपका इनसॉल्युबल या इमिसिबल है देन वी डू नॉट परफॉर्म दिस लिटमस टेस्ट। ये नोट कर लेना आप चीज, कंपाउंड अगर हमारा सॉल्युबल होगा वाटर में या फिर मिसिबल होगा वाटर के साथ, तभी हम लिटमस टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज नॉट। तो लिटमस टेस्ट में क्या करना होता है, हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर के कलर चेंज को ऑब्जर्व करना है। अगर हमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया, इफ इट टर्न रेड व्हेन वी डिप दैट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड इन वाटर, अगर आपका ब्लू टू रेड हो गया, इसका मतलब आपके कंपाउंड का नेचर क्या हुआ, एसिडिक। योर कंपाउंड विल हैव द एसिडिक नेचर। और अगर आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न कर गया, देन कंपाउंड हैज द बेसिक नेचर। और अगर आपने ऑब्जर्व किया कि कोई चेंज नहीं है, वाटर में सॉल्युबल था आपका या मिसिबल था कंपाउंड, बट लिटमस पेपर ना तो ब्लू रेड में कन्वर्ट हुआ ना रेड ब्लू में कन्वर्ट हुआ, देयर इज नो चेंज, इसका मतलब हमारे कंपाउंड का नेचर कैसा है, न्यूट्रल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या है कि जब हमने कंपाउंड में वाटर डाला बट कंपाउंड हमारा इनसॉल्युबल या इमिसिबल है, तब क्या करें? तब कैसे पता चलेगा हमें कंपाउंड का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? तब तो पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट लिटमस पेपर से हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लिटमस पेपर तो आयंस का बताता है। जब आपके H+ आयन रिलीज होंगे कंपाउंड से वाटर के अंदर, तब आपको पता चलता है कि कंपाउंड का एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल नेचर है, क्या है। ठीक है, लेकिन जब हमारा कंपाउंड सॉल्युबल ही नहीं हुआ तो फिर हमें पता नहीं चलेगा डायरेक्ट लिटमस टेस्ट करने से। कभी कभी आपके लैब में लिटमस पेपर की जगह लिटमस सॉल्यूशन भी अवेलेबल होता है, तो हम लिटमस सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। लिटमस सॉल्यूशन ब्लू कलर और रेड कलर दोनों के अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कभी कभी आपके उसमें आपको लिटमस पेपर की जगह पीएच पेपर भी मिल सकता है लैब के अंदर। पीएच पेपर में आपको डिफरेंट कलर्स आते हैं, डिफरेंट पीएच रेंज, उसमें एक कैटलॉग या आप बोल सकते हैं उसमें एक रेफरेंस लगा हुआ होता है, स्ट्रिप, रेफरेंस स्ट्रिप होते हैं जिसमें डिफरेंट पीएच पे कलर्स को दिखाया जाता है, उसमें मेंशन होता है पहले से, तो उससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब हमारे पास कंडीशन आई जब हमारे पास कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल है, तब हम कैसे करेंगे? उसको अलग कर देंगे। देन वी विल अगेन टेक द कंपाउंड इन अनदर टेस्ट ट्यूब, या फिर जो हमारी पहले वाली टेस्ट ट्यूब थी उसी को हमने कंपाउंड को फेंक दिया, साफ कर लिया, और फिर से हमने टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड लिया, उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर डायरेक्ट भी करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डाइल्यूट HCl में भी पानी तो होता ही है। तो HCl में डिजोल्व करके देखेंगे, अगर कंपाउंड फिर सॉल्युबल हो गया HCl ऐड करने के बाद में, तो इसका मतलब कंपाउंड का नेचर कैसा हुआ? बेसिक। क्यों हुआ बेसिक नेचर? कौन बताएगा ये? डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल हो रहा है तो बेसिक नेचर कैसे हमने कंक्लूड कर दिया? एसिड बेस में सॉल्युबल होते हैं, आपको पता है ना। अगर आपने डाइल्यूट HCl में कंपाउंड को डाला तो कंपाउंड जब सॉल्युबल होगा जब कंपाउंड खुद बेसिक होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, सॉल्ट फॉर्म होकर के वो आराम से सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि पानी ऑलरेडी इसमें है डाइल्यूट HCl में। ठीक है, तो बेस हमारे आराम से एसिड के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड का नेचर बेसिक है। इसी तरह से जब आप कंपाउंड लें और उसमें एक्वस NaOH डालेंगे, एक्वस NaOH भी क्या है? वाटर सॉल्यूशन है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये बेस होता है। बेस में अगर कोई कंपाउंड सॉल्युबल हो रहा है, इसका मतलब इट हैज द एसिडिक नेचर। और अगर इन दोनों में सॉल्युबल नहीं हो रहा, ना HCl में ना NaOH में, इसका मतलब कंपाउंड क्या हुआ? न्यूट्रल। तब हम कह सकते हैं कि कंपाउंड न्यूट्रल है। क्लियर टू एवरीवन? आगे चलें। तो हमने 2 स्टेप फॉलो कर लिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कर लिया, उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी टेस्ट कर लिया। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, दिस इज द डिटेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। अब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्या होते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी तो हम उनको डिटेक्ट करेंगे ना। एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली हमारे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ये होते हैं। ठीक है, बट फ्यू कंपाउंड्स में ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो हमारे पास एटम्स हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर कॉल्ड द एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे भी हमें आगे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? ये सॉल्युबिलिटी टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट, ये सब तो आप डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में, बट जब आप एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्शन कर रहे हैं, देन यू कांट परफॉर्म द डायरेक्ट टेस्ट विद योर कंपाउंड। क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट टेस्ट? बिकॉज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्शंस हमारी बहुत स्लो होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं,
और आपको पता है रिएक्शंस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर स्लोअर एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जब आप इनऑर्गेनिक एनालिसिस करते हो ना, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सब आप आराम से बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो बिकॉज दे आर आयनिक इन नेचर। तो आयनिक कंपाउंड्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, है ना। लेकिन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दिक्कत है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक नहीं होते, कोवलेंट होते हैं, एंड वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या करते हैं हम बनाते हैं लैसानेज एक्सट्रैक्ट। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लैसानेज एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। लैसानेज एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड होता है वो आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। कोवलेंट कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू द आयनिक कंपाउंड, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द आयंस प्रेजेंट इन द लैसानेज एक्सट्रैक्ट। शॉर्ट में हम लिखते हैं LE। कैसे करते हैं, बहुत इजी है बनाना। हम लोग सोडियम मेटल के साथ में फ्यूज करते हैं कंपाउंड को। देखो कैसे करेंगे, पहले एक बार समझ लो। सबसे पहले हमें एक स्मॉल पीस ऑफ क्लीन एंड ड्राई सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है इन एन इग्निशन ट्यूब। एक छोटी सी इग्निशन ट्यूब, एक ग्लास की इग्निशन ट्यूब होती है, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं लैब में। उस इग्निशन ट्यूब के अंदर हम बहुत छोटे पीसेस में सोडियम मेटल को हम रखते हैं, किस में डिप करके रखते हैं, केरोसिन में डिप करके रखते हैं। ठीक है, तो केरोसिन से हम सोडियम मेटल को निकालेंगे ऑन द फिल्टर पेपर, उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द नाइफ और ब्लेड, जो भी आपके लैब में अवेलेबल होती है। उससे स्मॉल पीसेस में करके उसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद उसको हम इग्निशन ट्यूब के अंदर डाल लेते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी शायद आपको दिखाऊंगा मैं। तो इग्निशन ट्यूब के अंदर हम सोडियम मेटल को रख लेते हैं। तो 3-4 इग्निशन ट्यूब इस तरह से हम फिल कर लेते हैं। बहुत छोटी सी ट्यूब होती है इग्निशन ट्यूब। उसके बाद हीट द ट्यूब स्लोली जस्ट टू मेल्ट द सोडियम। तो सबसे पहले हमें जो इनिशियली जो हम हीट करते हैं उस ट्यूब को, इग्निशन ट्यूब को, वो बहुत धीरे धीरे हम लोग हीट करते हैं, जिससे कि हमारा जो सोडियम है वो मेल्ट हो जाता है। क्योंकि जो जनरली जो सोडियम है जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। तो सोडियम ऑक्साइड से ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर देते हैं, देन यू कैन इजीली सी द सोडियम मेटालिक सोडियम। मेटालिक सोडियम कैसे पता चलेगा, एक आपको साइनी ग्लोब्यूल टाइप का फॉर्म होगा, स्फेरिकल ग्लोब्यूल फॉर्म होगा मेटल, सोडियम मेटल का, बिल्कुल साइनी होगा, जिसकी आपको मेटालिक ग्लेज यू कैन इजीली सी ओवर इट। तो सोडियम ऑक्साइड लेयर वहां से रिमूव हो जाती है जब हम उसको हल्का सा हीट करते हैं। देन रिमूव इट फ्रॉम द फ्लेम एंड ऐड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हम जो हमारे पास सोडियम हमने हल्का सा हीट करके उसको मेल्ट किया, उसके में हम क्या करेंगे, उसको फ्लेम से हटा के उस पर थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऐड कर देंगे। उसी ट्यूब में हम जो हमें गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद फिर से हमें उस इग्निशन ट्यूब को फर्स्ट हीट ऑन ए लो फ्लेम, पहले हमें लो फ्लेम पे हीट करना है उसको। अदरवाइज अगर आप एकदम से स्ट्रॉन्ग फ्लेम पे अगर हीट करोगे तो क्या होगा, आपका अगर कंपाउंड लिक्विड हुआ तो वो बॉयल ऑफ हो जाएगा या फिर इट विल कैच फायर। तो पहले हमें बहुत लो फ्लेम पे हीट करना होता है, देन ऑन ए स्ट्रॉन्गर फ्लेम। बहुत फिर एकदम स्ट्रॉन्गर फ्लेम कौन सी होती है, अपर पोर्शन ऑफ द फ्लेम, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी इंटेंसिटी तेज होती है ज़्यादा, ऊपर वाली जो फ्लेम होती है, देन यू विल मेक इट रेड हॉट। तो जो इग्निशन ट्यूब है आपको उसे रेड हॉट करना है, बिल्कुल गर्म कर लेना है, उसको रेड हॉट कर लेना है। और उसके बाद हमें एक साइड में एक चाइना डिस्क रखनी है रेडी, उसको कवर करके रखेंगे हम वायर गॉज से। उसमें 10 ml हम डिस्टिल वाटर रखेंगे ऑलरेडी डाल करके। चाइना डिस्क तो देखी होगी ना सबने। चाइना डिस्क को हम वायर गॉज से कवर कर रखेंगे बाय टेकिंग 10 ml वाटर इनटू दिस डिस्क। तो उसमें जो हमने ये रेड हॉट की है एकदम ट्यूब, इसको हम प्लंज कर देंगे। प्लंज कर देंगे मतलब उसमें जा करके डाल देंगे उसको।
ठीक है, तो जैसे ही वो ग्लास ट्यूब है जाएगी पानी के अंदर एकदम से कोल्ड वाटर, उसमें कोल्ड वाटर में, तो इट विल ब्रेक डाउन, वो उसमें ब्रेक हो जाएगी वहां पे। इसी तरह से फिर हम इस प्रोसेस को 2-3 बार रिपीट कर लेंगे। तो प्रोसेस क्या है हमारे पास, इग्निशन ट्यूब में हमें सोडियम मेटल लेना है। इग्निशन ट्यूब में देखो, आपको एक बार गूगल पे लेके चलता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इग्निशन ट्यूब में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये साइड में दिख रही है आपको, जहाँ पे मैंने कर्सर किया हुआ है, ये इग्निशन ट्यूब्स होती हैं। इस इग्निशन ट्यूब में हमें सोडियम मेटल लेना है। ये भी इग्निशन ट्यूब है, ये सारी इग्निशन ट्यूब्स हैं। ये ग्लास उसकी, ये तो फिर भी आपको एक टेस्ट ट्यूब के जैसी लग रही है, बट जो हमारे पास होती है जनरली इस शेप में होती है, इस तरह की इग्निशन ट्यूब्स। इसमें आपको सोडियम मेटल लेना है, थोड़ा सा उसको हल्का सा एक बार हीट करना है। हीट करने के बाद उसको फिर हटा करके उसमें फिर हमें कंपाउंड डाल देना है इसी में। जब आपने कंपाउंड डाल दिया, फिर उसको हल्का सा हीट करेंगे, पहले धीरे धीरे हीट करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, देन इट विल बिकम रेड हॉट। ये नीचे से बिल्कुल आपकी रेड हो जाएगी। जब ये रेड हॉट होगी, तब हम इसको डिस्टिल वाटर के अंदर, विच ऑलरेडी हैव बीन टेकन इनटू चाइना डिश, वी विल प्लंज दिस ट्यूब इनटू द वाटर एंड कवर दैट विद द वायर गॉज इमीडिएटली। उसको कवर करके रखना है हमें। तो इस तरह से हम ये प्रोसेस 2-3 टाइम्स रिपीट कर लेंगे। ठीक है, ये काम हो गया आपका। इसके बाद हमारे पास जो कंटेंट आ गया अब हमारे पास चाइना डिश में, उसको हम हीट करेंगे। इन वी विल बॉईल दैट। बॉइलिंग, आपको पता है बॉईल कब होती है, जब आपका वाटर बॉईल करने लगेगा। जब आपका बॉइलिंग करोगे तो उसके बाद आपको 2-3 मिनट्स तक उसको फर्दर बॉईल करना है, बाई कीपिंग इट कवर्ड विद द वायर गॉज। वायर गॉज से आपको उसको कवर रखना है। उसके बाद हम उसको फिल्टर कर लेंगे, और जो फिल्ट्रेट आएगा हमारे पास, वो फिल्ट्रेट हमारा क्या होगा, दिस विल बी द लैसानेज एक्सट्रैक्ट, LE। ये हमारा होगा LE, लैसानेज एक्सट्रैक्ट। और इस LE से हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट का टेस्ट करते हैं। एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आप चाहो तो कर सकते हो। जब आपने सोडियम मेटल को मेल्ट करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला है, अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड है, जनरली जब हम उसको हीट करते हैं तो इट गेट वेपोराइज्ड। लो बॉइलिंग ऑर्गेनिक लिक्विड जनरली वेपोराइज हो जाते हैं, और समटाइम्स दे कैच फायर। तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए साथ में सोडियम कार्बोनेट भी डाल सकते हो, या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम मेटल आपने लिया, उसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, साथ साथ आप उसमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी डाल दें। तो इससे क्या होगा, आपकी रिएक्शन, आपका जो लैसानेज एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसमें भी क्या है, सोडियम और कार्बोनेट। जब आप हीट करोगे तो CO3 तो है, CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, और सोडियम के साथ हम ऑलरेडी फ्यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल देयर विल बी नो इफेक्ट, बट इट विल प्रिवेंट योर लिक्विड टू गेट टू कैच फायर। उससे आप बच जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने कर लिया। अब आपके पास लैसानेज एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर हो गया। यहां तक समझ में आया लैसानेज एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे? ठीक ठीक है, अब आपके पास लैसानेज एक्सट्रैक्ट बन गया। जो हमारे पास जो फिल्ट्रेट है, इट शुड बी ए क्लियर सॉल्यूशन। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट आपका होगा, क्लियर होगा, तब वो आपका सही आपने LE बनाया। अब उस LE से हम लोगों को टेस्ट करना है। सबसे पहला हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए टेस्ट कैसे करते हैं, हम LE लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 ml टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसमें एक पिंच ऑफ सॉलिड फेरस सल्फेट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? फेरस सल्फेट। सॉलिड आपके लैब में अवेलेबल होता है फेरस सल्फेट। एक पिंच थोड़ा सा हम उसमें ऐड कर देते हैं साथ, फिर उसको हम बॉईल करते हैं। क्या करते हैं हम? बॉईल करते हैं टेस्ट ट्यूब को। बॉईल करने के बाद उसको कूल करेंगे। फिर कूल करने के बाद देन यू विल ऐड डाइल्यूट H2SO4। क्या ऐड करोगे? डाइल्यूट H2SO4 2-3 ml। then you can easily observe the Prussian blue or green color।
प्रूशियन ब्लू और ग्रीन कलर कैसा होता है? एकदम ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर होगा आपका, ट्रांसपेरेंट ब्लू, या फिर ट्रांसपेरेंट ग्रीन कलर होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा कंपाउंड है, आपका प्रूशियन ब्लू कलर भी आ सकता है या फिर प्रूशियन ग्रीन कलर भी आ सकता है। कोई भी एक कलर ऑब्जर्व होगा, दोनों नहीं होंगे एक साथ में। तो जो भी हमारा कलर आएगा, वी विल रिपोर्ट दैट हियर, वी विल राइट दैट इनटू द ऑब्जर्वेशन कि हमारा कलर कैसा आ रहा है, प्रूशियन ब्लू और ग्रीन। और अगर कोई कलर नहीं आया ब्लू या ग्रीन में से, तो हम कर देंगे नो प्रूशियन ब्लू और ग्रीन कलर। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये प्रूशियन ब्लू या ग्रीन कलर आया है, तो इसका मतलब हमारे कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, ये अब आपको देखनी है। जब आप प्रैक्टिकल फाइल में रिपोर्ट करोगे, तो लेफ्ट जो हमारा ब्लैंक पेज होता है, वहां पे आपको इस टेस्ट की केमिस्ट्री लिखनी है। ठीक है। अब मैंने तो आपको बताया था कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको जब हम एली बनाते हैं, तो उनसे हमारा क्या हो जाता है, आपके आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है ये देखो, एली में क्या होगा जिससे हमारा ये नाइट्रोजन टेस्ट पॉजिटिव आता है। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है, और अगर नाइट्रोजन है तो वो बना लेगा CN। क्या बना लेगा? CN। और सोडियम मेटल आप यूज कर रहे हैं साथ में, तो क्या बन जाएगा? सोडियम साइनाइड, NaCN। तो NaCN की है इसमें। अब Li के अंदर NaCN अगर होगा, तब हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। और अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन है ही नहीं, तो NaCN फॉर्म नहीं होगा। जब NaCN नहीं बनेगा, तो आपका नाइट्रोजन के लिए टेस्ट भी नहीं आएगा। इसी तरह से आप टेस्ट कर सकते हो सल्फर के लिए। तो पहला टेस्ट हमारा सल्फर के लिए होता है लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट टेस्ट में क्या होता है, जो हमारा Li है हमारे पास, वी विल टेक 1 ml ऑफ Li एंड वी विल एसिडिफाई दिस Li विद एसिटिक एसिड। अप्रोक्सीमेटली 2 ml हमें एसिटिक एसिड उसमें ऐड कर देना है। सल्फर जब होता है हमारा Li में, तो किस फॉर्म में होता है? सोडियम सल्फाइड, क्योंकि सोडियम मेटल के साथ हम फ्यूज कर रहे हैं, सल्फर है तो बना लेगा सोडियम सल्फाइड। तो आपका जो Li है उसमें सोडियम सल्फाइड है, उसको एसिडिफाई कर दिया आपने एसिटिक एसिड से। उसके बाद उसमें 4-5 ड्रॉप आपने डाली लेड एसीटेट। लेड एसीटेट सॉल्यूशन आपको लैब में मिलेगा। तो लेड एसीटेट सॉल्यूशन जैसे ही आप ऐड करोगे, तो आपका जो सोडियम सल्फाइड था, अब बन जाएगा लेड सल्फाइड। लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? लेड सल्फाइड। और जो लेड सल्फाइड जो बनेगा, उसका कलर होता है ब्लैक। तो आपको एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, प्रेसिपिटेट। तो जब आपका ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि आपके कंपाउंड के अंदर सल्फर प्रेजेंट है। और अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो इसका मतलब सल्फर क्या हो गया? एब्सेंट। तो जब भी हम रिपोर्ट करेंगे, तो वहां ये जो भी ऑब्जर्वेशन होगी हमें लिखनी है, वेदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट। आपको लिखते जाना है, ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। अगर नहीं आ रहा, नो प्रूशियन ब्लू कलर आ रहा, तो आप लिखोगे नाइट्रोजन एब्सेंट। N2 नहीं लिखते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? N प्रेजेंट, S प्रेजेंट। ठीक है। तो सल्फर अगर आपका प्रेजेंट आया, ब्लैक पीपीटी आया, तो हम लिखेंगे कि सल्फर प्रेजेंट। नो ब्लैक पीपीटी नहीं आया, देन यू विल राइट नो पीपीटी, एंड हियर यू विल राइट सल्फर एब्सेंट। तब आपको दूसरा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेड एसीटेट टेस्ट। अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, एब्सेंट आ रहा है, तब जरूरत नहीं, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, तो आप इसको फर्दर कंफर्म कर सकते हैं। कैसे? बाय परफॉर्मिंग दिस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट कैसे करेंगे? हम Li लेंगे 1 ml, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। ये भी आपको लैब में मिलेगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। जब हम लैसानिज एक्सट्रैक्ट में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करेंगे, देन वी विल ऑब्जर्व दिस डीप रेडिश वायलेट कलर। डीप रेडिश वायलेट कलर अगर हमारा आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे कंपाउंड के अंदर सल्फर प्रेजेंट है। और अगर ये नहीं आया, तो इसका मतलब कंपाउंड के अंदर सल्फर एब्सेंट है। क्लियर टू एवरीवन? नाइट्रोजन सल्फर के टेस्ट समझ में आए? ठीक है। और मान लो आपके ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, नाइट्रोजन भी आ रहा है, सल्फर भी आ रहा है, देन वी कैन ऑल्सो परफॉर्म ए कंबाइंड टेस्ट।
कंबाइंड टेस्ट क्या होगा, जब आपके नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होंगे तब आता है ये पॉजिटिव, अदरवाइज इट विल बी ए नेगेटिव टेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लैसानिस एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे 5 to 6 ड्रॉप्स। ये स्कीम आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, आपको इस स्कीम को फॉलो करते हुए सारा काम करना है ना। तो लैसानिस एक्सट्रैक्ट लिया 1 ml अप्रोक्सीमेटली, डाइल्यूट HCl डाला 5 to 6 ड्रॉप्स। उसके बाद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, ये भी हमें लैब में अवेलेबल मिलेगा बना हुआ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, उसकी 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे। तो हमें ऑब्जर्व होगा ब्लड रेड कलर। इफ वी आर ऑब्जर्विंग दिस ब्लड रेड कलर, इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट। तो ये हमारा एक फर्दर कंफर्मेशन हो गया कि हमारे कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद जब ये हो गया, हमें नहीं पता कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली हम लोग लिखते रहेंगे। तो साथ साथ हम लोग टेस्ट कर सकते हैं फॉर हैलोजेंस। टेस्ट फॉर हैलोजेंस, टेस्ट फॉर हैलोजेंस कैसे करते हैं, एक तो टेस्ट होता है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। हैलोजेंस को ऑब्जर्व करने के लिए, अगर आपके कंपाउंड में हैलोजन है तो किस फॉर्म में होंगे, सोडियम के साथ फ्यूज करने से सोडियम हैलाइड बन जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इस फॉर्म में होगा लैसानिस एक्सट्रैक्ट में। और नाइट्रोजन और सल्फर जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो किस फॉर्म में होता है, सोडियम थायो साइनाइड NaSCN। ठीक है, इसी तरह से हमारा हैलोजेंस अगर है हमारे पास तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इस तरह से होगा। तो आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में जब आप कराओगे, अगर आपके कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड हुआ तो सोडियम क्लोराइड अगर आपके Li में है तो क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट, तो व्हाइट पीपीटी आएगा। और सोडियम ब्रोमाइड है Li में, अगर आपके ब्रोमाइड प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एलिमेंट ब्रोमीन प्रेजेंट है, तब क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका पेल येलो कलर होता है। और आयोडाइड प्रेजेंट है तब क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड, जिसका डार्क येलो कलर होता है, डार्क येलो पीपीटी होता है। तो डिफरेंट पीपीटी हमारे पास फॉर्म होंगे, जिसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में कौन सा हैलोजन एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो परफॉर्म कैसे करते हैं इस टेस्ट को, ये देखो। पहले सबसे पहले एसिडिफाई द Li, लैसानिस एक्सट्रैक्ट जो हमें उसको Li है उसको एसिडिफाई करना विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। Boil the solution for 2-3 minutes gently to explain any HCN or hydrogen sulfide which may be present due to the presence of nitrogen or sulfur in the organic compound। यहाँ जो हम नाइट्रिक एसिड यूज करें, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसका टेस्ट में कोई रोल नहीं है। क्यों ऐड कर रहे हैं हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को, इसके साथ जब हम बॉईल करेंगे लैसानिस एक्सट्रैक्ट को, हमारे कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है या फिर सल्फर प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन साइनाइड बना लेगा नाइट्रिक एसिड के साथ में, और ये बाहर निकल जाएगा गैस की फॉर्म में, हाइड्रोजन साइनाइड बाहर निकल जाएगा। अगर सल्फर प्रेजेंट था तो ये H2S बना करके निकल जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना के बाहर निकल जाएगा। तो अब आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट नहीं रहेंगे। अदरवाइज अगर ये प्रेजेंट रहता है तो दे विल ऑल्सो रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर साइनाइड का हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता या फिर सिल्वर सल्फाइड बन जाता, जो कि हमें एक्चुअल टेस्ट को परफॉर्म करने में हार्डल क्रिएट करते, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इतना इजीली अपने प्रेसिपिटेट को। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, लैसानिस एक्सट्रैक्ट में नाइट्रिक एसिड डाल करके उसको बॉईल करना होता है। बॉईल करेंगे 3-4 मिनट तक। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे टोटल वॉल्यूम हमारा 1 ml हमने Li लिया, 2-3 ml ये लिया, तो लगभग 4 ml हो गया हमारे पास। तो बॉईल इतना करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 ml बच जाए, तो उससे हम इंश्योर हो जाते हैं कि जो अगर नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट थे कंपाउंड में वो निकल गए हैं, एक्सपेल्ड आउट हो गए हैं। तो अब सिर्फ हैलोजेंस बचे हैं। अब हैलोजेंस का टेस्ट हम कर सकते हैं। इसके बाद जब हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट
सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट भी आपको मिल जाएगा लेबोरेटरी में। सिल्वर नाइट्रेट डालोगे आप अप्रोक्सीमेटली 1 ml। अगर आपके व्हाइट पीपीटी आ गया, व्हाइट पीपीटी किसका होता है? सिल्वर क्लोराइड का। व्हाइट पीपीटी आ गया, उसको हम डिजोल्व करके देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये क्या होगा? सॉल्युबल हो गया। व्हाइट पीपीटी पहले बना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अमोनिया का सॉल्यूशन है वाटर में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी लैब में मिल जाएगा आपको। तो आपने अमोनिया सॉल्यूशन आपने ऐड करा, अगर आपका वो व्हाइट पीपीटी बना हुआ था वो डिजोल्व हो गया, तो इसका मतलब क्लोरीन प्रेजेंट है। और पेल येलो पीपीटी फॉर्म हो रहा था, उसको फिर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया सॉल्यूशन डाला और वो पार्शियली सॉल्युबल है, मतलब कुछ अमाउंट उसका डिजोल्व हो गया, कुछ अभी भी बच गया, तो इसका मतलब आपका ब्रोमीन प्रेजेंट है। इसका मतलब आपका ब्रोमीन प्रेजेंट है। और डार्क येलो पीपीटी है, डार्क येलो पीपीटी फॉर्म हुआ जब सिल्वर नाइट्रेट आपने डाला। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने डाल के देखा, अमोनिया सॉल्यूशन भी डाल के देखा, और वो इनसॉल्युबल है, उसमें सॉल्युबल ही नहीं हुआ, तो क्या हुआ? आयोडीन प्रेजेंट हो गया। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे कंपाउंड के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है या आयोडीन प्रेजेंट है। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आ गया? अब एक चीज और जरूर ध्यान रखना, जब हमारा क्लोरीन प्रेजेंट आ रहा, व्हाइट पीपीटी हमारा फॉर्म हुआ, सिल्वर नाइट्रेट डाला और व्हाइट पीपीटी हमारा आ गया, तो एक बात का ध्यान रखना कि जो ये टेस्ट है इसके साथ साथ हम एक ब्लैंक टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। ब्लैंक टेस्ट क्या होता है? ब्लैंक टेस्ट वो होता है जिसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो, बस हम रिएजेंट ऐड करें। तो आपको पता है ना, आपने एलई किस में बनाया था? डिस्टिल वाटर के अंदर। जो हमारी लैब के अंदर डिस्टिल वाटर हमें प्रोवाइड किया गया, हमने उसमें एलई बनाया था, लैसानेज एक्सट्रैक्ट हमने बनाया था। चाइना डिश में आपने लिया था 10 ml। तो हमें नहीं पता कि जो वो डिस्टिल्ड वाटर हमने यूज किया उसकी क्वालिटी कैसी है। उसमें खुद में भी तो सोडियम क्लोराइड हो सकता है। जो हमारा टैप वाटर होता है उसमें अच्छा खासा सोडियम क्लोराइड होता है, तो हो सकता है डिस्टिल्ड वाटर की क्वालिटी भी पुअर क्वालिटी हो, वो नाम का ही डिस्टिल्ड हो, उसमें भी तो सोडियम क्लोराइड हो सकता है। तो हम कैसे कम डिफ्रेंशिएट करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? एक ब्लैंक टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे। टेस्ट ट्यूब में हम एलई के जगह क्या ले लेंगे? डिस्टिल वाटर। बाकी सारा प्रोसेस, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड हमने डाला, सिल्वर नाइट्रेट डाला, ये सारी चीजें हम साथ साथ ऐड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या उसमें भी व्हाइट पीपीटी बना है ब्लैंक टेस्ट में भी। अगर मान लो ब्लैंक टेस्ट में व्हाइट पीपीटी नहीं बना और आपका एलई के साथ में व्हाइट पीपीटी बन रहा है, तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है हमें? कि कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट है। इसका मतलब कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर में तो है ही नहीं। और मान लो कि आपके वाटर जो आपने ब्लैंक टेस्ट परफॉर्म करा उसमें भी सेम अमाउंट, ऑलमोस्ट उतना ही पीपीटी बन गया वाइट, जितना कि आपका एलई के साथ में बन रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो वाटर यूज कर रहे हैं एलई बनाने के लिए वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है, उसमें क्लोराइड पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टेस्ट भी हमें परफॉर्म कर लेना चाहिए जब व्हाइट कलर का पीपीटी आ रहा हो। बाकी येलो और पेल येलो या येलो आ रहा हो, जब हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर व्हाइट पीपीटी आ रहा है तो जरूर हमें देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके वाटर के अंदर हो और हम खुश हो रहे हो कि यार हमने तो क्लोरीन आइडेंटिफाई कर दिया है, जबकि एक्चुअल में उसमें क्लोरीन हो नहीं। ठीक है, अब एक और चीज कंफ्यूजन जो आपको क्रिएट करेगी यहाँ पे, वो है ये पेल येलो और येलो। कैसे डिफरेंशिएट करें पेल येलो और येलो, ब्रोमीन और आयोडीन? क्योंकि एक दोनों एक जैसे ही कलर हो गए, पेल येलो और येलो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसको एक बहुत अच्छा हमारे पास टेस्ट होता है जिससे हम आयोडीन और ब्रोमीन दोनों को बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कलर वेरिएशंस होंगे जिससे अब आप बहुत इजीली बता सकते हो कि वो ब्रोमीन के लिए है या आयोडीन के लिए है। तो देखो क्या करेंगे, हम लेयर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और ये टेस्ट जब ही परफॉर्म करते हैं जब ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा हो, आपका पेल येलो या येलो पीपीटी आ रहा हो। जब ये नहीं आ रहा हो तो फिर ये टेस्ट करके आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। मैंने मेंशन कर दिया, शुड बी परफॉर्म्ड इफ AgNO3 टेस्ट इज पॉजिटिव, अदरवाइज नॉट। तो क्या करेंगे, हमने एलई लिया,
उसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे। अभी हम ऊपर नाइट्रिक एसिड कौन सा डाल रहे थे, डाइल्यूट, लेकिन यहाँ डालेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीडाइज करेगा आपका जो आपके सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड जो आपके है, तो ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, ब्रोमीन के अंदर। आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन के अंदर। ब्रोमाइड क्या होता है, Br नेगेटिव, और ब्रोमीन क्या होता है, Br2 ब्रोमीन। तो Br नेगेटिव में क्या है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ब्रोमीन की, और Br2 में क्या है, 0। तो -1 से 0 आ गई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उसकी, बढ़ गई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से आयोडाइड भी देखोगे आप, I नेगेटिव से बनाएगा I2। I2 क्या होता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और I नेगेटिव में -1, -1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, इसका मतलब आयोडीन का भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर KMnO4 यूज कर सकते हैं। KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी सेम वही काम करेगा जो नाइट्रिक एसिड करेगा। ये क्या करेगा, ब्रोमाइड और आयोडाइड अगर आपके होंगे तो उनको ब्रोमीन या आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स इट। ठीक है, Li में क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना और KMnO4 डालना, या फिर पर्पज हमें पता चल गया क्यों डालना है। इसके बाद हीट करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। जब आप हीट करोगे तो आपका कन्वर्ट हो गया हमारा ब्रोमीन में और आयोडीन में, कोई सा भी जो भी होगा। अब हमें उसका कलर देखना है ब्रोमीन और आयोडीन का। यहाँ हमने पानी यूज किया हुआ है Li में, तो हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म, जो भी हमारी लैब में अवेलेबल होगा, क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो भी हमारे पास होगा वो हम उसमें ऐड कर लेंगे उसी टेस्ट ट्यूब में। तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, दे विल फॉर्म 2 लेयर्स। और क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी जो होती है वो वाटर से ज्यादा होती है, इसलिए जो नीचे की लेयर होगी वो किसकी लेयर होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की या फिर क्लोरोफॉर्म की। लेकिन जो ब्रोमीन है या जो आयोडीन जो हमारा बना था वो कहाँ चला जाएगा, अब हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म की जो नीचे वाली लेयर होगी, जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक लेयर। जब आप उसको सेक करोगे, सेक करने के बाद आप रख दोगे, कुछ टाइम पे आपके पास में 2 लेयर्स बनेंगी। नीचे वाली लेयर होगी हमारी कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म, जो भी हमारे पास लैब में अवेलेबल होगा हम ऐड करेंगे। और जो ब्रोमीन या आयोडीन जो हमने बनाया था, कैसे बनाया था, बाई ऑक्सीडाइजिंग विद नाइट्रिक एसिड, सो इट विल कम टू द ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर हमारी नीचे वाली होगी, बिकॉज क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। तो नीचे वाली लेयर पे अब आप कलर देख सकते हो, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, ऑरेंज ब्राउन कलर। तो नीचे वाली लेयर में अगर आपको ऑरेंज ब्राउन कलर दिख रहा है तो आप कहोगे श्योरिटी के साथ में कि ब्रोमीन प्रेजेंट है। और नीचे वाली लेयर में अगर आपका वायलेट कलर आ रहा है, वायलेट कलर की लेयर आगे नीचे में जो ऑर्गेनिक लेयर है, तो आप कहोगे आयोडीन प्रेजेंट है। ये आपका श्योर टेस्ट हो गया। और कोई कलर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि क्लोरीन प्रेजेंट है। ऊपर व्हाइट पीपीटी आ रहा था, यहाँ कोई कलर नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा क्लोरीन प्रेजेंट है। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्शन। अब यहाँ तक हम आज करेंगे, बस आगे का मैं एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। जब हमारे पास ये सब आ गया, अब हमें पता चल गया कि हमारे कंपाउंड में कौन सा एक्स्ट्रा एलिमेंट है, उसी के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो अगला स्टेप जो हमारा होता है 4 नंबर होता है डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। तो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट आ रहा हो ऊपर तो हम नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, जैसे हमारे पास एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स का टेस्ट करके देखेंगे, टेस्ट फॉर नाइट्रो ग्रुप करेंगे, टेस्ट फॉर एमाइड्स करके देख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो हम नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए टेस्ट करेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, डाई कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम, और या फिर अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए टेस्ट करके देख सकते हैं हम।
तो ये सारे टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे उसके बाद, जब हम एक्स्ट्रा एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब। देयर आफ्टर, अब हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, इसके बाद हमें नेक्स्ट जो स्टेप फॉलो करना होता है वो करना होता है हमें मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन। क्योंकि जो हम कंपाउंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं दे आर ऑलरेडी नॉन कंपाउंड, वो ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं लिटरेचर के अंदर। जब आप स्टडी करोगे आपको उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको मिल जाएंगे। आप बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, बेंजोइक एसिड, किसी भी कंपाउंड का आप इजीली मेल्टिंग पॉइंट अपनी बुक से या फिर किसी अदर रेफरेंस बुक से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हम निकाल लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं ये डिफरेंट चीज़ें आपको सिखाया जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस यूज करना जिससे हम मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट निकालना भी सिखाया जाएगा आपको लैब में। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ऑब्जर्व वैल्यू होगी, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। बेंजोइक एसिड सपोज करो आपके पास था, आपने मेल्टिंग पॉइंट निकाला, आपका है 121 डिग्री, ठीक है। तो प्रोबेबल कंपाउंड्स हम लिखेंगे, फिर यहाँ पे इन्फेरेंस में प्रोबेबल कंपाउंड कौन से होंगे, लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट उसका लिख देंगे। प्रोबेबल कंपाउंड जैसे हमने लिखा मे बी बेंजोइक एसिड, लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट हमने लिखा उसका 122 डिग्री, ठीक है। कोई और भी कंपाउंड हो सकता है प्रोबेबल कंपाउंड, तो हम प्रोबेबल कंपाउंड उसको भी लिख देंगे। एक अप्रोक्सीमेट हमें आइडिया मिल गया प्रोबेबल कंपाउंड का। जब हमें प्रोबेबल कंपाउंड पता चल गया, जैसे बेंजोइक एसिड हमें प्रोबेबल कंपाउंड लग रहा है, फिर हम उसका बना देंगे डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव बनाना। बेंजोइक एसिड का जैसे हम डेरिवेटिव बनाएं तो बेंजामाइड बना सकते हैं, तो हम बेंजामाइड बनाने का मेथड फॉलो करेंगे, बेंजामाइड बना लेंगे। बेंजामाइड बनाने के बाद में जो सॉलिड जो डेरिवेटिव हम बनाते हैं वो हमेशा सॉलिड बनाते हैं। जो हम नया डेरिवेटिव बनाएंगे कंपाउंड से वो हम बनाएंगे सॉलिड, सॉलिड होना चाहिए, वो हमें लिटरेचर से पता चलता है। तो जैसे बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड बनाओगे इट विल बी ए सॉलिड कंपाउंड, तो वो मेल्टिंग जो आपके पास डेरिवेटिव बना फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो जो हमारे पास ऑब्जर्व मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हम लिख देंगे, और जो बेंजामाइड जो हम डेरिवेटिव बना रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट जो लिटरेचर में अवेलेबल है वो भी लिख देंगे। तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। सपोज करो उसका 156 है और लिटरेचर में जो गिवन है वो 157 है या 158 है, तो वी आर वेरी क्लोज टू दैट मेल्टिंग पॉइंट, वी कैन इजीली कंपेयर दैट। तो जब ये ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, तो बेंजोइक एसिड इज कन्फर्म्ड। क्योंकि हमने जो उसका बेंजोइक एसिड यहाँ पे हमारा प्रोबेबल कंपाउंड था, फिर हमने उसका जब डेरिवेटिव बना दिया और डेरिवेटिव के मेल्टिंग पॉइंट भी मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोबेबल कंपाउंड था नाउ इट इज द कंफर्म्ड कंपाउंड। तो फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो कि आपका कंपाउंड कंफर्म हुआ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो आप रिजल्ट में लिख सकते हो, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज कंफर्म्ड एज बेंजोइक एसिड। तो ये आपका हो जाएगा रिजल्ट। तो इस तरह से आप जब सिस्टमेटिकली फॉलो करोगे स्कीम को तो आप इजीली कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपने इंफॉर्मेशन मिस कर दी बीच में तो देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। मैंने इसमें लिस्ट भी ऐड की हुई है अपने इसमें कुछ कंपाउंड्स की जनरली जो है, जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, लिक्विड होता है एसिटिक एसिड, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका डेरिवेटिव हम जो बना सकते हैं एस बेंजाइल आइसोथायोयूरेनियम सॉल्ट, ये बना सकते हैं, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 134। और इसी तरह से जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का खुद का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री, डेरिवेटिव बन सकता है यूरिया ऑक्जिलेट या एस बेंजाइल आइसोथायोयूरेनियम सॉल्ट। यूरिया ऑक्जिलेट डेरिवेटिव बनाओगे तो 171 होगा मेल्टिंग पॉइंट, और एस बेंजाइल थायोयूरेनियम सॉल्ट बनाओगे तो 196 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डेरिवेटिव्स हम बनाएंगे। अब डेरिवेटिव प्रिपरेशन का मेथड भी मैंने इस स्कीम में ऐड कर दिया है। जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए हम डेरिवेटिव बना सकते हैं एस बेंजाइल थायोयूरेनियम सॉल्ट, ये इसका प्रोसीजर यहाँ पे गिवन है। इस प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग डेरिवेटिव बना सकते हैं। एमाइड डेरिवेटिव जैसे मैं बता रहा था बेंजोइक एसिड के बेंजामाइड बनाना हो तो हम ये मेथड यूज करेंगे, इस तरह से बना लेंगे।
इसी तरह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाना हो, एनहाइड्राइड बनाना हो, तो उसका मेथड है डेरिवेटिव ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, फिनॉल्स। इस तरह से यहाँ पे मैंने सारे मेथड्स जो मोस्टली हम लोग बनाएंगे वो इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो यहाँ से देख करके आप बना सकते हो और फाइनली आप कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये समझ में आई आपको ओवरऑल स्कीम। बाकी आपको फंक्शनल ग्रुप और वो सारी चीजें मैं आगे अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज एक इससे ज्यादा कराऊंगा तो फिर आपके माइंड में नहीं आएगा सारा। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया ओवरव्यू कि हमें किस तरह से प्रोसीड करना है। अब मैं आपको एक वीडियो प्ले करता हूं, पिछले साल मैंने रिकॉर्ड की थी क्लास में जब कराया था, तो देखते हैं उसमें शायद आपको कुछ टेस्ट मिल जाएंगे। आपका ब्लैक कलर का बैकग्राउंड कैसा आ रहा है? Are you able to hear the voice of this video? Is it audible? ठीक है, मैं डायरेक्ट ये तो इंस्ट्रक्शंस तो सारे दे चुका हूँ, एक्सपेरिमेंटल पार्ट पे चलते हैं सीधे। ये देखो, ये कंपाउंड है जिसको, ये सॉरी, ये इग्निशन ट्यूब हमने फिल कर ली।
तो ये आपको दिख ही रहा है, चाइना डिश में पहले वाटर लिया, इग्निशन ट्यूब पहले फिल कर लिए, और करने के बाद में अब इनको हीट करेंगे, है ना, इग्निशन ट्यूब्स को, फिर उसमें वाटर में प्लंज करनी है। ये आवाज आ रही है ना आपको वीडियो की? अच्छा, वो ठीक, पहले नहीं आ रही थी ना, वो एक्चुअल में पहले वो वीडियो में म्यूट था ना, इसलिए। ठीक।
तो ये बॉईल कर दिए, देखो बॉईल कर रहे हैं हम, जो इग्निशन ट्यूब को ब्रेक किया उसमें, है ना। बॉईल करने के बाद इसको फिल्टर कर लेंगे। अ, तो ये लैसानेज एक्सट्रैक्ट आपने देख लिया, बन गया, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है। अब इस लैसानेज एक्सट्रैक्ट से टेस्ट करेंगे फॉर नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन। अब देखिए, अब आप आगे, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए टेस्ट। दिख रहा है ये कलर आपको? प्रुशियन ब्लू कलर है ये, दिख रहा है ना, लाइट ब्लू कलर, ट्रांसपेरेंट ब्लू। तो ये टेस्ट है नाइट्रोजन के लिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? ठीक, ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
अब दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर का है पीपीटी जो है, ये लेड सल्फाइड बन गया है, इसका मतलब सल्फर इज प्रेजेंट देयर। एक और टेस्ट बताया था ना सल्फर के लिए, सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट, तो वो देखते हैं पहले एक बारी। दिख रहा है कंबाइंड टेस्ट, ब्लड रेड कलर दिखा। ठीक ठीक है, तो ये आपका हो गया, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, बाकी इंडिविजुअल टेस्ट भी आपके पॉजिटिव आ रहे थे और एक कंबाइंड टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। बताया था ना आपको, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ बॉईल करना है। क्यों बॉईल करते हैं, ये कोई बार आपसे वाइवा में पूछ सकता है। बताओ क्यों करते हैं नाइट्रिक एसिड डाल के साथ, डाल करके बॉईल लेसान इज एक्सट्रैक्ट बिफोर प्रोसीडिंग फॉर हेलोजेंस। कौन बताएगा? हु इज गोइंग टू आंसर?
बताया था ना आपको, नाइट्रोजन सल्फर आपके पहले से प्रेजेंट आ रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट करोगे विदाउट हीटिंग विद नाइट्रिक एसिड, then you will also observe the precipitate for sodium silver cyanide and silver sulfide, which will interfere in identification of the halogens. क्या होगा, सिल्वर साइनाइड के लिए या फिर सिल्वर सल्फाइड के लिए भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो पहले हमें नाइट्रोजन और सल्फर को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ बॉईल करेंगे, तो जो सोडियम साइनाइड था किस फॉर्म में निकल जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड की फॉर्म में, और जो सोडियम सल्फाइड था वो किस फॉर्म में निकल जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की फॉर्म में। नाइट्रिक एसिड में H प्लस मिल जाएंगे आपको, एसिडिक रिएजेंट है। तो इस तरह से फिर जब बाद में उसको हम ऐड करते हैं नाइट्रिक एसिड, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट। तो देख लो अब एक बार पहले टेस्ट। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी होती है हमें। अब सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं हम, है ना। कौन से कलर का पीपीटी आ रहा है, व्हाइट आ रहा है ना। ये देखो व्हाइट कलर का पीपीटी आपको दिख रहा है इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालने में। तो व्हाइट कलर का पीपीटी किसके लिए होता है, क्लोरीन एक्स्ट्रा एलिमेंट के लिए, है ना, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड बनेगा। अगर ये पेल येलो आता तो सिल्वर ब्रोमाइड, तो ब्रोमीन के लिए हो गया। और डार्क येलो आएगा तो हमारा आएगा आयोडीन के लिए। ठीक है। अब सेम उसके लिए ब्लैंक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो देखते हैं ब्लैंक में क्या आता है फिर, है ना। तो सोडियम क्लोराइड के लिए जो पीपीटी आता है, जो सिल्वर क्लोराइड जो बना है, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में या अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होता है। एक बार ये चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे लेयर टेस्ट में कि ये एक्चुअल में है क्या, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है आपका ब्रोमीन आयोडीन भी आपने लिया हो और जो वाटर के अंदर भी क्लोराइड पहले से प्रेजेंट हो, तो सब कुछ एकदम खिचड़ी पक जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो उस खिचड़ी को जो पकी हुई है उसको सही से आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है,
कि हम उसका लेयर टेस्ट करें, क्योंकि लेयर टेस्ट में हमें बहुत क्लियर आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है, बिकॉज वी हैव डिस्टिंक्ट कलर्स, जो उनको आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कलर्स को। ठीक है, तो वो आगे देखते हैं एक बारी। तो ये पार्शियल सॉल्युबिलिटी हो गई, कि बस ये कह सकते हैं कि आयोडीन नहीं है। अगर आयोडीन होता तो कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होता। तो मे बी कि क्लोरीन और ब्रोमीन में से कुछ हो, एक बार फिर से कंफर्म करेंगे फिर। क्या ऐड किया है हमने इसमें? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इनटू द लेसानेज एक्सट्रैक्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने आपको बताया था। ब्रोमाइड ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो लेयर्स दिख रही होंगी आपको। देखो इसमें दो लेयर्स है, ये नीचे वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है ना। नीचे वाली जो लेयर है ये क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए होती है।
ऊपर जो लेयर है ये हमारी एक्वस लेयर है, पानी है जो उसमें हमने लैसानिज एक्सट्रैक्ट में जो पानी यूज किया है। तो जो ये नीचे वाली लेयर है यहाँ पे कलर आएगा, अगर आपका ब्राउन कलर आ रहा है, ब्राउन ऑरेंज कलर आ रहा है तो ब्रोमीन हो गया, ठीक है। पर्पल कलर आ रहा है तो हमारा आयोडीन हो गया, और अगर यहाँ पे कोई कलर नहीं है इसका मतलब ये क्लोरीन ही था। अब वो क्लोरीन भी हमारा बेसिकली किसकी वजह से था, जो हमने देखा था कि हमारे ब्लैंक में भी आ रहा था, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्लोरीन भी है नहीं, वो एक्चुअल में किस में है, वाटर सैंपल में है, ठीक है, कंपाउंड में नहीं। तो अब बताओ ये सब समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? शुभम, आ गया? आपको अगर लैब में करना पड़ेगा, आप आराम से प्रोसीड कर लोगे किस तरह से हमें लैसानेज एक्सट्रैक्ट बनाना है, टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। अगर आपने ये एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्ट करना सीख लिया तो बाकी टेस्ट आप परफॉर्म कर लोगे, बिकॉज बाकी हमें एज इट इज करना है जैसे हमारे स्कीम में लिखा हुआ है ना। तो ये कि हैंडलिंग होती है जो हमें किस तरह से प्रोसीड करना वो हमें समझना है, इम्पोर्टेंट। तो अच्छा, अब आपको आज के एक्सपेरिमेंट का एम क्या होगा? आज आप एक्सपेरिमेंट में एम लिखना, जो प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है, टू आइडेंटिफाई द एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या एम होगा हमारा? टू आइडेंटिफाई द एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज आप पूरी स्कीम मत डिस्कस करना, उसमें खाली हमें क्या डिस्कस करना है, जो हमने ये एक्स्ट्रा एलिमेंट के लिए जो मैंने टेबल बनाई हुई है, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट के लिए आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ द लैसानेज एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले आप लिखोगे प्रिपरेशन ऑफ द लैसानेज एक्सट्रैक्ट, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, प्रोसीजर में। उसके बाद फिर आप ये टेबल बनाओगे, टेबल में आप ये 3 हेडिंग्स डालोगे, सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस। ये डाल करके फिर आप जो जो टेस्ट आज भी आपने वीडियो में देखे हैं, वीडियो में आपने देखा है कि नाइट्रोजन के लिए प्रोशन ब्लू कलर आ रहा था, तो यहाँ प्रोशन ब्लू कलर आप लिखना, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। लेड एसीटेट में आपका ब्लैक पेपिटी आ रहा था, सल्फर प्रेजेंट। सोडियम में उसमें आ रहा था डीप रेडिश वायलेट कलर आ रहा था, तो सल्फर प्रेजेंट। कंबाइंड टेस्ट में ब्लड रेड कलर आ रहा था, नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ प्रेजेंट। टेस्ट फॉर हेलोजेंस में आपका यहाँ पे व्हाइट पीपीटी आ रहा है, इंसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्लोरीन प्रेजेंट। फिर आप एक लिखोगे ब्लैंक टेस्ट फॉर क्लोरीन, तो वहां पे भी आपका व्हाइट पीपीटी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका क्लोरीन इज नॉट प्रेजेंट इन कंपाउंड बट इट इज प्रेजेंट इन वाटर सैंपल। लेयर टेस्ट में आपकी कलरलेस लेयर आ रही है। तो ये सारा लिखने के बाद में फाइनली आप लिखोगे रिजल्ट। रिजल्ट में क्या लिखोगे, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर एज एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ एज एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, ठीक है। क्लोरीन हमारा है नहीं, क्योंकि क्लोरीन पीपीटी ऑफ white ppt of silver chloride is also present in the water sample, तो क्लोरीन इज एब्सेंट। ओवरऑल आप अगर कंक्लूड करेंगे तो एक चीज जब लिखते टाइम हमें और ध्यान रखनी होती है, जो आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, ये समझ लो कैसे। देख, जैसे मैंने यहाँ पर टेस्ट फॉर नाइट्रोजन लिखा हुआ है, Le प्लस ए पिंच ऑफ फेरस सल्फेट, बॉयल प्लस कूल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा टेस्ट कहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ पे। तो ऑब्जर्वेशन आएगी हमारी इस लाइन के पैरेलल आएगी, लास्ट लाइन के पैरेलल, ऊपर मत लिखना ये, क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट किया तो यहाँ हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी और इसी के लास्ट में हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट आएगा। जैसे ये दिखा हुआ 4-5 ड्रॉप्स ऑफ लेड एसिटेट ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड, ऊपर मत लिखना,
ये इसी लाइन में कंप्लीट होना चाहिए। सपोज करो आपको लग रहा है कि यहाँ इस एक लाइन में नहीं आएगा, तब आप ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो इससे जस्ट बिफोर वाली लाइन में, बट इट शुड बी कंप्लीटेड अप टू दिस लाइन, फिर फाइनली ये हो जाएगा आपका। दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द टेस्ट। समझ में आ गया सबको? ठीक, ठीक है। मैं ये हाँ, मैं पीडीएफ उस पे क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। और अब मैं आपको ना ये जो मेरे पिछले साल की वीडियो, ये आज वाली भी कर दूंगा, या पहले वाली कर देता हूँ, ठीक है, पहले वाली रिकॉर्ड की हुई ना। हाँ, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। आपके ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लेना फिर, ठीक है। आज मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, ये भी डाल दूंगा, आज वाली भी, है ना। ठीक है, फिर मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी आज की।